हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। और इस चैनल पर पहले ही हम लर्निंग की थ्योरीज को कवर कर चुके हैं। आप चाहे तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हमने सारी लर्निंग की थ्योरीज जो है आपकी स्किनर की, थॉर्नडाइक की, पावलोव की, वाटसन की और जो आपके इनसाइट थ्योरी है आपकी कोलरकोफ्का की, वो सब हमने यहाँ कवर कर रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी की। सोशल लर्निंग थ्योरी देखिए एल्बर्ट बंदूरा ने दी थी 1977 में। काफ़ी नई अप्रोच है। इससे पहले हम जानते थे बिहेवियरिज्म में, यानी व्यवहारवादी जो सिद्धांत जिन्होंने दिया है, उनका क्या मानना था कि जो लर्निंग हो रही है वो किससे हो रही है कि आपके कोई स्टिमुलस आपको मिला और उसके ऊपर आपने रिएक्ट किया, आपने रिस्पॉन्स दिया और उससे आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, यानी हम इसे क्या कहते थे, एसआर लर्निंग। ठीक है, इसके बाद ये क्या है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने ये देखा था जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन होता है। अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें जो आपकी स्किनर के द्वारा दी गई है, तो उसने भी बात तो वही की थी, लेकिन इसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इसे बोलते हैं आरएस लर्निंग। बोलते हैं ना आरएस लर्निंग। ठीक है, वो एसआर था, ये आरएस है। क्यों? क्योंकि जो स्टिमुलस हुआ, एक्चुअली हमें जो भी रिस्पॉन्स किया वो रिस्पॉन्स दोबारा दोहराया जाएगा या नहीं, वो किस पे डिपेंड करता था, रीइंफोर्समेंट पर। तो जो रीइंफोर्समेंट हमारे एक्शन को मिलेगा वो हमारे लिए एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा कि हम उस एक्शन को दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं, उससे हमारी लर्निंग हो रही है। तो यहाँ इसको हम आरएस लर्निंग कहते थे। तो यहाँ पर दोनों ही कैटेगरीज में हम देख रहे हैं कि कोई स्टिमुलस आता है और उस पर हम रिएक्ट करते हैं, उससे हमारी लर्निंग हो रही है। अब एल्बर्ट बंदूरा ये कहते हैं कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टिमुलस आया, उस पर हमने रिस्पॉन्स दिया, उससे लर्निंग हो रही है, लेकिन हर तरह की लर्निंग इसी से नहीं होती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम दूसरों को देख कर भी सीख लेते हैं। हर काम को अपने आप से करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर उसने टर्म दिया था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हमने दूसरे को ऑब्जर्व किया, उससे हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं एक्शन को। पहला पॉइंट देखिए अब इनका क्या था, दो पॉइंट्स क्या इन्होंने ऐड करे। एक तो इन्होंने ये कहा कि जो हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं कि एक उद्दीपक आया, हमने उसकी प्रतिक्रिया दी, इसके बीच में भी एक मीडिएटिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा मेंटल प्रोसेस हो रहा है। हम सोच भी तो रहे हैं कुछ ना कुछ स्टिमुलस के ऊपर रिएक्ट करते वक्त, तो जो हमारा मेंटल प्रोसेस हो रहा है या कॉग्निटिव प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, उसी को इसने कहा है मीडिएटिंग प्रोसेस। तो एल्बर्ट बंदूरा कहना था स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में भी एक मीडिएटिंग प्रोसेस होता है। और दूसरा इनका पॉइंट था कि बिहेवियर जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा का सारा बिहेवियर हम जो है लर्न करते हैं अपने आप करके नहीं, दूसरों से सीख कर भी, दूसरों को देख कर भी। इसी को उन्होंने कहा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें आपका लैंग्वेज और कल्चर आ जाता है। लैंग्वेज और कल्चर, भाषा हम सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो वर्ड्स पिक करते हैं, कहाँ से, वो अपने आसपास अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े भाई बहनों को बोलते हुए सुन रहे, उसी से वो वर्ड्स को सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज कहाँ से डेवलप हो रही है, जो वो दूसरों को बोलते हुए देख रहे हैं। ऐसी कल्चर की अगर हम बात करें तो हमारी बहुत सारी जो रिचुअल्स है, हमारी सेरेमनीज़ है, जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो बच्चे हैं वो खेल खेल में अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करा रहे थे, तो उन्होंने वो मैरिज सेरेमनीज़ कहाँ देखी हैं, अपने बड़ों में कहीं ना कहीं पार्टीज़ में गए होंगे, वहाँ देखी है। फिर वही जो है प्रोसेस वो रिपीट कर रहे होते हैं, उसकी नकल उतार रहे होते हैं और अपने गुड्डे गुड़िया की शादी करा रहे हैं। तो कल्चर या सेरेमनीज़ या रिचुअल्स भी जो है बच्चे किससे सीख रहे हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर सारी की सारी लर्निंग खुद से नहीं हो रही, कुछ चीज़ें हम दूसरों को देख कर भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो SLT यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसको बोला जाता है ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे। ब्रिज है किसके बीच में, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच में। क्यों? व्यवहारवादी सिद्धांत और जो आपके संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, इसके बीच की क्या है, पुल है। यहाँ पर बिहेवियरिज्म में हम सिर्फ SR की बात कर रहे थे, मीडिएटरी प्रोसेस जो भी बीच में चल रहा है हम उसको स्टडी ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जबकि कॉग्निटिविज्म में सिर्फ और सिर्फ इसी की स्टडी हो रही है कि संज्ञानात्मक हमारा क्या चल रहा है वहाँ पर, इस स्तर पर, मेंटल लेवल पर हमारी क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उससे हमारी लर्निंग हो रही है। ठीक है, जैसे हमने इनसाइट थ्योरी जो वगैरह की बात करी, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आप उसके ऊपर बार बार ट्राई कर रहे हैं और फिर अचानक आपके दिमाग में आइडिया आ गया, तो यहाँ सिर्फ आप किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आप अपने मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को जोड़कर इन्होंने कहा है सोशल लर्निंग, यानी कि ये एक पुल का काम कर रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत और आपके संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच में। ठीक है, कि ऐसा लर्निंग के बीच में भी आपकी क्या हो रही है, मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंट इनका किस पे था, एक्सपेरिमेंट था इनका बोबरडॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, बोबो डॉल होती क्या है, बेसिकली आपका इस तरीके का कुछ, ठीक है, डॉल जैसी इस पर फेस बना होता है। ये क्या होता है, नीचे से इसमें वेट होता है, भार होता है कुछ, और ये इन्फ्लेटेड होती है, मतलब इसमें हवा भरी हुई है। अगर आप इसको नॉक करेंगे, इसको मुक्का मारेंगे, पंच करेंगे, नीचे गिर जाएगी तो फिर वापस उठ के आ जाएगी, ठीक है। ये बोबो डॉल है। बोबो डॉल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था वो, अब इन्होंने छोटे बच्चों के 3 ग्रुप्स लिए थे और उनको 5 मिनट की फिल्म दिखाई थी, ठीक है। फिल्म में क्या दिखाते हैं कि एक रूम है, रूम में बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, उसमें से एक बोबो डॉल भी है। उसमें एक बड़ा लड़का एंटर करता है, ठीक है, और वो एंटर करेगा और वो क्या करता है, स्पेसिफिकली बोबो डॉल के साथ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर दिखाता है। उसको बार बार पंच कर रहा है, उसे वर्बली अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, बुरे शब्द बोल रहा है, उसको नॉकडाउन करके नीचे उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा है, एग्रेसिव व्यवहार कर रहा है उसके साथ। इसके अलावा हम लोगों को ऐसी फिल्म भी दिखाई गई थी जहाँ पर बॉय एंटर करता है लेकिन वो बोबो डॉल के साथ बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, और एक जगह दिखाया था कि बोबो डॉल के साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है। ये तो और वर्जन्स थे, लेकिन एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट फिल्म की हम बात करें एग्रेसिव नेचर की, उसके भी 3 वर्जन्स। देखिए 3 वर्जन्स क्या है यहाँ पर। पहला है, पहले ग्रुप को दिखाया गया कि जो एग्रेसिव बॉय था, यानी कि यहाँ पर जो मॉडल है, अच्छा मॉडल हम किसे कह रहे हैं, जिसके भी व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसको हम बाद में इमिटेट करते हैं, वो आपका कौन होता है, उसी को आप मॉडल कहेंगे, ठीक है। अब एग्रेसिव बॉय जो है उसको क्या करा, उसको रिवॉर्ड दिया गया, यानी जो उसने व्यवहार उस बोबो डॉल के साथ किया था, जो गलत व्यवहार कर रहा था, उसको क्या किया गया, उसके लिए प्राइज़ दिया गया, उसके लिए उसे रिवॉर्ड किया गया। दूसरे ग्रुप को ये दिखाया गया कि जो एग्रेसिव बॉय था उसको पनिश किया गया, उसने बोबो डॉल के साथ जैसा एग्रेसिव व्यवहार किया उसके लिए उसको क्या मिला, दंड मिला। और तीसरे में ये दिखाया गया कि जो एग्रेसिव बॉय था उसको ना तो कोई रिवॉर्ड दिया गया और ना ही उसे पनिश किया गया, यानी न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर उसे किसी भी तरह का रीइंफोर्समेंट यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ये 3 वर्जन वाली फिल्म बच्चों को दिखाई गई। इसके बाद बच्चों को एक रूम में ले जाया गया, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स को एक रूम में ले जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप के बच्चों को रूम में ले गए, ठीक है, वहाँ पे सेम वही टॉयज़ पड़े हुए थे और बोबो डॉल पड़ी थी। जो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे उनके में ये देखा गया कि वो भी बोबो डॉल के साथ बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे, बहुत बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके वर्बली अब्यूज़ करते हैं, पंच करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने एग्रेसिव उस बड़े लड़के को करते हुए देखा था, उस मॉडल को करते हुए देखा था, ठीक है। सेकेंड में ये देखा गया क्योंकि उस एग्रेसिव बॉय को पनिश किया गया था, ठीक है, यहाँ पर बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि बच्चों ने इस बोबो डॉल के साथ सबसे लीस्ट एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, यानी मोस्ट एग्रेसिव बिहेवियर किसने दिखाया, फर्स्ट वालों ने, और लीस्ट एग्रेसिव बिहेवियर किसने दिखाया, जिस ग्रुप को दिखाया गया कि उस मॉडल को पनिश किया गया था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंदूरा क्या निकल के आता है कि जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं, जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हम नॉलेज एक्वायर करते हैं उसके एक्शंस की। वो क्या कर रहा है उसका ज्ञान तो हमको मिल जाता है, लेकिन उसको हम कितनी दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, जो री-इन्फोर्समेंट इनके एक्शंस को मिलता है, ठीक है। अगर री-इन्फोर्समेंट सही होगा तो वो इमिटेट किया जाएगा बच्चों के द्वारा, और अगर री-इन्फोर्समेंट खराब होगा यानी पनिश किया जाएगा या दंड मिलेगा अगर उस मॉडल को, तो बच्चों ने क्या किया, वही व्यवहार नहीं किया। दैट मीन्स अगर नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट यहाँ पर मिल रहा है तो फिर वो जो व्यवहार है इमिटेट नहीं होता है, ठीक है। तो अक्वायर हम कर रहे हैं नॉलेज दूसरे को देख के, लेकिन इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, वो री-इन्फोर्समेंट से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो अलग अलग नाम हमने लिखा है ये क्यों है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी को देखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी तो इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि दूसरों को देखकर हम यहाँ पर सोशल बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, अपने टीचर को देखते हैं, तो वहाँ से हम उनकी चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं, उससे हम सोशल बिहेवियर सीख रहे हैं, इसलिए क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे के व्यवहार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और फिर हम उस व्यवहार को इमिटेट कर रहे हैं, उसको नकल उतार रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। वाइकेरियस लर्निंग भी आपकी यही होती है, वाइकेरियस लर्निंग भी इसी को कहेंगे, इसीलिए एग्जाम में अगर आता है ये शब्द तो आपको किससे जोड़ के देखना है, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी से ही जोड़ के देखना है। वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियस का मतलब होता है जब आप दूसरे के एक्शंस को करते हुए, दूसरों को करते हुए देखते हो और फिर उसका रिजल्ट भी देखते हो, तो आप इमेजिन कर लेते हो कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप क्लास में देखते हैं ना, हल्ला हो रहा है बहुत, टीचर जाती है, सबको नहीं पीटती, एक बच्चे को भी अगर मार लगा देगी सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व कर लिया कि हम शैतानी कर रहे हैं या हम हल्ला कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा, तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तो ये क्या है, वाइकेरियस लर्निंग।
फिर है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जिस भी व्यक्ति के व्यवहार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हम कहेंगे मॉडल, और उसके व्यवहार को हमने क्या किया, हमने सीख लिया और उसके बाद हम उसे इमिटेट कर रहे हैं, उसकी नकल उतार रहे हैं, तो हमारा व्यवहार उससे चेंज हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मॉडलिंग। ठीक है, वो व्यवहार हमारे अंदर आ रहा है, इसीलिए हम उसे मॉडलिंग कह रहे हैं। फिर लर्निंग बाय इमिटेशन, क्योंकि हम जो भी व्यवहार देख रहे हैं उसको हम बाद में इमिटेट करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं, तो इसलिए इसे लर्निंग बाय इमिटेशन भी कहा जाता है। अब समझते हैं हम कि सोशल लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किन स्टेप्स से होकर गुजरता है आपका। देखिए, तो पहला स्टेप जो इसमें बताया गया था वो ये था अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि हम किसी पर्सन के स्पेसिफिक बिहेवियर को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अटेंशन का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। लर्नर ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ द मॉडल। अब हमारे सामने इतनी सारी चीज़ें हो रही, इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम किसी स्पेशल पर्सन के बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। यही है अटेंशन, मतलब उसका जो व्यवहार है वो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अटेंशन, यानी कि हम उसके व्यवहार को देखेंगे ध्यान से। फिर सेकेंड आता है आपका रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रिमेंबरिंग द बिहेवियर। अब जो बिहेवियर हमने देखा है वो हमारी मेमोरी में स्टोर भी होना चाहिए। ठीक है, उसे अगर इमिटेट करना है अगर फ्यूचर में, तो उसके लिए उसकी मेमोरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, तो इसी को आप कहते हैं रिटेंशन। मतलब जो बिहेवियर हमने देखा वो हमारे दिमाग में रहना भी चाहिए। फिर आता है तीसरा आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब अब हम इस मेमोरी को एक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिजिकल एक्शन में। जो हमारे याद में था, हमने वो बिहेवियर ऑब्जर्व किया था, अब हम क्या करेंगे, उसको नकल उतार के देखेंगे, यानी इमिटेट करेंगे। ठीक है, उसे फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और फिर चौथा होता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है कि हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं। ठीक है, उस फिजिकल एक्शन को दोबारा रिपीट करेंगे या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, रीइंफोर्समेंट पे। अगर हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ऑब्वियसली वो बिहेवियर जो है दोबारा इमिटेट किया जाएगा। और अगर हमें रीइंफोर्समेंट अच्छा नहीं मिलता है तो हम उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे। जैसे इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, वो टीवी चैनल पर अपना एक कुकरी शो देख रही है। ठीक है, उस कुकरी शो में जो शेफ़ है वो एक डिश बना रहा है, तो वो क्या कर रही है, पहले तो अटेंशन, यानी कि उसने पहले उन सब चीज़ों को देखा कि वो किस तरीके से उस डिश को प्रिपेयर कर रहा है। फिर उसने क्या किया, रिटेंशन, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखा, मेमोरी में स्टोर कर लिया, क्योंकि अब उसे उस डिश को अगर दोबारा बना के देखना है तो वो सारी जो उसने ऑब्जर्व की एक्टिविटीज़ वो उसके दिमाग में होनी भी चाहिए। अब वो क्या करेगी, इस डिश को जाकर ट्राई करेगी। ठीक है, अपने किचन में जाकर उसको बनाएगी। ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। और इसके बाद उसने डिश को क्या किया, सर्व किया, और उसके घर वाले जो हैं वो उसको प्रेज़ कर रहे हैं कि वाह बहुत अच्छी डिश बनी। अगर प्रेज़ मिलेगी तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये बिहेवियर दोबारा रिपीट होगा। और अगर मान लो वो नहीं हुआ अच्छा, मतलब रीइंफोर्समेंट अच्छा नहीं मिला कि डिश अच्छी नहीं बनी है, तो वो उसको दोबारा ट्राई नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये आपका सोशल लर्निंग का एक एग्जाम्पल दिया। अब इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कुछ गलत व्यवहार सीख कर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर वो पेरेंट्स के सामने करते हैं तो पेरेंट्स उनको क्या कर देते हैं, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं या फिर उनको डांटते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चे की गलत आदत छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसको ऐसा रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा कि वो आगे से उस चीज़ को रिपीट ना करे। तो इस तरीके से हमारा इन प्रोसेस से गुजरता है आपका सोशल लर्निंग का या मॉडलिंग का बिहेवियर। ठीक है, ये हुई आपकी सोशल लर्निंग। अब बात करते हैं इमिटेशन के इफ़ेक्ट्स, यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है आपका इमिटेशन का। तो देखिए क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। सबसे पहला तो आता है आपका मॉडलिंग इफेक्ट। ठीक है, मॉडलिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि हमने किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व किया, हमने उसके साथ अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए, अच्छा रिजल्ट आते हुए देखा, यानी रीइंफोर्समेंट उसको अच्छा मिला, उस व्यवहार को हमने सीख लिया। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस हमारा जो है यही मॉडलिंग है। ठीक है, ये जो हम इन 4 चरणों से गुजरे और हमने उस व्यवहार को सीख लिया, अपना एक कह सकते हैं अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लिया, वो क्या हो गई, मॉडलिंग। तो ये है मॉडलिंग इफेक्ट। न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नए तरीके का व्यवहार जो है वो सीख लेते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब देखो दूसरा होता है इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट क्यों है यहाँ पर, अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है, जो मॉडल जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके बाद उसको पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जर्व कर रहा है वो डर जाएगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, ये काम करने से मुझे दंड मिल सकता है। ये होता है इनहिबिटरी इफेक्ट। मतलब किसी को ऑब्जर्व करेंगे हम कि उस काम को करने से उसे दंड मिला, तो उस काम को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा हुआ आपका एलिसिटिंग इफेक्ट। एलिसिटिंग इफेक्ट देखिए क्या है, यहाँ पर आप किसी के बिहेवियर को इमिटेट तो कर रहे हो, लेकिन बेसिकली आप कॉपी नहीं कर रहे हो। जैसे कि आप देखो ना, आप किसी मान लो स्टेडियम में बैठे हो, ठीक है, कोई मैच चल रहा है, एक ने क्लैपिंग शुरू करी, सबने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी, तो बेसिकली आप कॉपी नहीं कर रहे हो, लेकिन जहाँ वो सारे लोग बैठे हुए हैं उनके साथ आपने मास में वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही अगर कोई हुटिंग कर रहा है, एक जना हुटिंग करना शुरू करता है, पीछे से सारे ही हुटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये इमिटेटिव बिहेवियर क्या है, जहाँ पर ऑब्जर्वर जो है वो कॉपी नहीं कर रहा, बस वो क्या कर रहा है, वो उसी मैनर में बिहेव कर रहा है, उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे उसके साथ वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका एलिसिटिंग इफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पर जान लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात भी यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी में हुई है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, जब हम किसी पर्सन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कोई पर्सन हमें अच्छा लगता है, हम उसकी क्वालिटीज़ जो हैं अपने अंदर भी चाहते हैं कि मैंने उसको आइडियलाइज़ कर लिया कि मुझे इसके जैसी क्वालिटीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, तो वो हुआ आइडेंटिफिकेशन। मैं फिर उसकी क्वालिटीज़ को इमिटेट करने की कोशिश करूँगी, जैसे जैसे वो एक्शंस कर रहा है उसको इमिटेट करने की कोशिश। बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, अपने टीचर को क्या बना लेते हैं, अपना आइडल बनाते हैं, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर जैसे कोई छोटी बच्ची है, वो एक टीचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या फिर बहुत ज़्यादा वो आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, उनके व्यवहार उसको बहुत पसंद है, तो वो क्या करेगी, जब खेल में, जब मान लीजिए उसका शाम को खेल चल रहा है और उसने अपने आसपास जो फ्रेंड्स हैं, जो और छोटे बच्चे हैं, उनको बिठा लिया और वो पढ़ा रही है, और कैसे पढ़ा रही है, वैसी ही अपनी टीचर की नकल कर रही है जैसा वो अपने टीचर को करते हुए क्लासरूम में देखती है। तो ये क्या कर लिया उसने, उस टीचर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया, उन्हीं के व्यवहार को उसने ऑब्जर्व किया और फिर उसे अपने अंदर ले लिया। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ हमारा कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा हो, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप जिससे हमें कुछ अच्छा फील हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को हम इम्बाइब करना चाहते हैं, अपने अंदर लेना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, जो हमारी किसी तरह की नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, हम उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी तरह की नीड्स हो सकती हैं, अगर हमें एक्सेप्टेंस की नीड्स हो सकती है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अफेक्शन की नीड्स हो सकती हैं, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम उस पर्सन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जैसे कि आप टीचर और बच्चे का भी मैंने एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको घर पर उतना प्रॉपर जो है ध्यान नहीं मिल रहा, पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, वो ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वो स्कूल में जा रहा है, एक टीचर जो है उसे बहुत ही अफेक्शनेटली, उससे हमेशा अच्छे से बात करती है, उससे पूछती है, उसका ध्यान रखती है, तो उसका पॉजिटिव एक रिलेशनशिप बन गया है। वो बच्चा जिसे एक रिक्वायरमेंट थी कि मुझे लव मिले, मुझे अफेक्शन मिले, वो उसे उसकी टीचर से मिल रहा है, तो वो उनसे आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, कई बार बड़े होने तक भी बच्चे उन टीचर्स को याद रखते हैं कि मेरे एक टीचर ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था या मुझे बहुत अच्छे से देखते थे, ठीक है, और हम भी वैसा ही बड़े होकर बनना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस टीचर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल लर्निंग थ्योरी में आता है कि हम उसी व्यक्ति का ऑब्जर्व करके अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लेना चाहते हैं जिसके साथ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है सोशल लर्निंग थ्योरी के। तो देखिए, पहला है स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग, सो टीचर शुड बी गुड एट मैनरिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, अपने स्कूल में जब आ रहे हैं तो टीचर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो टीचर्स का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों के सामने बिल्कुल प्रॉपर बिहेवियर प्रेजेंट करें, तभी बच्चे जो हैं उनको एज अ रोल मॉडल देख पाएंगे और उनके व्यवहार को सीख पाएंगे। ठीक है, गलत कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चों पे कोई गलत संदेश ना जाए या बच्चे जो हैं गलत चीज़ ऑब्जर्व ना करें। तो जैसे कि हम डिसिप्लिन वगैरह के बारे में भी जब पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप बच्चों को सिर्फ कहेंगे या सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे कि टाइम पे आना है, तब बच्चे नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपके व्यवहार में वो नहीं दिख रहा है, आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए, आपको टाइम से आना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद ही लेट आ रहे हैं तो बच्चा कैसे आपको मानेगा आपकी बात। बच्चा तो आपको ऑब्जर्व कर रहा है ना, कि वो चीज़ें आपके व्यवहार में नहीं दिख रही। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर बिहेवियर रखना है बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चे सही चीज़ को ऑब्जर्व करें और सही चीज़ को ही वो क्या कर सकें, सीख सकें। दूसरा है मॉडलिंग प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टीचिंग टू न्यू बिहेवियर। ठीक है, मतलब जब आप बच्चों को सिखाते हैं तो मॉडलिंग एक तरीका है जिससे आप नया तरह का जो व्यवहार है, नई नई चीज़ें हैं, बच्चों को इस प्रोसेस के द्वारा सिखा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका बहुत सारे जो आपके टीचिंग में आपके तरीके होते हैं, जैसे कि जहाँ पर आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट सिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, कोई भी क्रिया से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट आप बच्चे के सामने पहले क्या करेंगे, खुद करके दिखाएंगे, बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा, फिर वो खुद उसको रिपीट कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग यहाँ पर आपकी काम आ रही है, जब बच्चे जो हैं टीचर को कोई काम करते हुए देख रहे हैं, फिर वो उसको इमिटेट कर रहे हैं, उससे वो लर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर है टीचर्स एंड पेरेंट्स मस्ट मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब देखिए, हमने देखा था कि मॉडलिंग के प्रोसेस में क्या इंपॉर्टेंट है, रीइंफोर्समेंट। आपको क्या देना है, रीइंफोर्समेंट। अगर आप सही देंगे तो बच्चा उस व्यवहार को सीख लेगा, उसे दोबारा दोहराएगा। अगर आप रीइंफोर्समेंट उसको क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, यानी उस व्यवहार को करने से मना करेंगे, तो बच्चा उस आदत को छोड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टीचर्स और पेरेंट्स का क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप जो उसका सही व्यवहार है उसको तो आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, लेकिन जो उसका गलत व्यवहार है वो आप रोकिए।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चों के सामने जो मॉडल प्रेजेंट करना है वो भी प्रॉपर करना है। यानी कि मतलब क्या है, देखिए बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को कभी कभी ऐसा होता है किसी विशेष जगहों पे जाने से मना करते हैं, या फिर टीवी प्रोग्राम्स भी जब आ रहे होते हैं तो किसी विशेष प्रोग्राम को देखने से मना कर देते हैं, नहीं तुम ये वाला शो नहीं देखोगे, ठीक है, या फिर आप ये वाली फिल्म नहीं देखोगे, क्योंकि उसमें बहुत एग्रेसिवनेस दिखाई है या कुछ इस तरह का दिखाया है जो बच्चे के एज के लेवल का नहीं है, ठीक है, जो बच्चे को इस समय नहीं देखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए। ऑब्जर्वेशन लर्निंग से बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं और इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप बच्चे के सामने क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डूज एंड डोंट्स पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा बताए जा रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, या यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, या आप टीवी में क्या प्रोग्राम्स देखें, इंटरनेट पे क्या देखें, तो ये सब क्या है, ये इसी का एक पार्ट है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो आप प्रॉपर मॉडल जो है बच्चे के सामने पेश कर रहे हैं, जिससे कि बच्चा सही चीज़ को ऑब्जर्व करके सही चीज़ सीख पाए। फिर है डिस्क्राइबिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर इंक्रीजेज एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यहाँ पर जो भी एक्शंस बच्चा कर रहा है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आप अगर बच्चे को बताएंगे तो उससे एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। यानी कि आप भाई बच्चे को बता रहे हैं सिंपली कि चोरी करना गलत काम है, चोरी करने से आपको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, आप जेल जा सकते हैं। तो यहाँ आपने बच्चे को जो भी वो काम करेगा उसका परिणाम बता दिया कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा। तो ये बच्चे को आप टीच कर रहे हैं, समझा रहे हैं। या फिर आपने मान लीजिए किसी मूवी में दिखा दिया, कोई मूवी देख रहा है बच्चा और उससे तो बहुत प्रभावित हो गया कि इसने गुंडों की पिटाई कर दी, लेकिन आप उसे समझाना चाहते हैं कि ये एग्रेसिव बिहेवियर है, यहाँ पर इसने पिटाई तो करी है लेकिन ये काम गलत है, आपको इसके बाद ये दंड भोगना पड़ सकता है। तो आप बच्चे को जब कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत कराएंगे, उसको बताएंगे, तो बच्चा जो है सही व्यवहार को ही सीखेगा, गलत व्यवहार को नहीं सीखेगा। तो ये कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है आपके सोशल लर्निंग थ्योरी के। आई होप आज की थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।